हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेलकम टू अवर ब्यूटीफुल चैनल सिविक्स फिजिक्स ट्यूटोरियल। ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड डायमेंशन। यस्टरडे लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन और थोड़ी बेसिक चीज़ें। ठीक है, देर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स, वो भी हम लोगों ने कल देखे थे कौन कौन से फंडामेंटल होते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा हम लोगों ने देखा था मेजरमेंट किस हिसाब से होता है, तो हम मेजरमेंट से ही आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही सुपर्ब चैप्टर है। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हमारे माइंड में चलती है, हमें समझ आता है, तो फिजिक्स हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। आइए चलिए, हौसला रखें, समझे, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज देखो मेजरमेंट। मेजरमेंट का मीनिंग क्या होता है कि हम लोगों ने क्या किया, देर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, देर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो उसका यूज करके सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज को हम मेजर करते हैं। सर सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज का मीनिंग क्या होता है? तो सोचो, कोई चीज है वो केजी में मेजर होती है, तो उसका फंडामेंटल केजी में ही लेके आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि केजी में मेजर होती है और उसका फंडामेंटल हम लीटर ले ले। केजी में मेजर होती है तो उसका फंडामेंटल हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ले ले। समझ में आ रहा है? जो चीज़ केजी में मेजर होती है उसको उसका फंडामेंटल केजी में लेके ही चलिए। मैंने आपको कल एग्जांपल देके भी एक्सप्लेन किया था। सपोज देयर आर 3 मैंगोज, तो मैंगो को हम किस में मेजर करते हैं? केजी में। ठीक है, उसको लीटर में मेजर नहीं कर सकते, तो उसको मीटर में भी मेजर नहीं कर सकते, तो उसका फंडामेंटल केजी के साथ लेके चलिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे मेजरमेंट, प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग दिस क्वांटिटीज विद द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, जो भी क्वांटिटीज को हमें मेजर करनी है उसको स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के साथ कंपेयर कीजिए। तो देखो, मास के लिए स्टैंडर्ड हम लोगों ने क्या गिना था? केजी। ओके, लेंथ के लिए स्टैंडर्ड क्या गिना था? मीटर। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये दोनों स्टैंडर्ड है। तो अगर आपको किसी भी मास को कंपेयर करना है तो केजी में कर सकते हो, डिस्टेंस को कंपेयर करना है तो मीटर में कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मेजरमेंट के लिए देयर आर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। फर्स्ट वन इज यूनिट एंड सेकंड वन इज न्यूमेरिकल वैल्यू। ये मैंने कल आपको बताया था। फर्स्ट वन इज यूनिट एंड सेकंड वन इज न्यूमेरिकल वैल्यू। यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। तो देखो यहाँ पे हम मेजरमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटीज इज इक्वल टू यूनिट, सॉरी, नंबर ऑफ डिजिट इनटू यूनिट। ओके, आप एक डिजिट ले सकते हो और एक क्या ले सकते हो? यूनिट ले सकते हो। मीन्स दिस वन इज न्यूमेरिकल वैल्यू, एन मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू, यू मीन्स यूनिट। ठीक है, सोचो कि हमारा एक कमरा है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। सपोज लेंथ ऑफ द रूम इज 5 मीटर, लेंथ ऑफ द रूम इज 5 मीटर। तो ये 5 क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर। मीटर क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनिट। तो यहां से मुझे पता चलता है, क्या पता चलता है सर? मुझे तो कुछ पता नहीं चला। अरे देखो, नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। अरे सर बहुत ही बढ़िया ढांसू चीज बताई आपने। इसका मीनिंग क्या होता है पता है? अगर नंबर बढ़ा तो यूनिट उसका छोटा होगा, अगर नंबर बढ़ा तो यूनिट उसका क्या होगा? छोटा होगा। ये चीज माइंड में डाल दो, रट्टा मत मारना। नंबर बड़ा, यूनिट छोटा। फील दिलाओ क्या? देखो यहाँ पे वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अरे बच्चा, ये तो सब लोग जानते होंगे। ठीक है, बोलो कौन सा यूनिट बड़ा, मीटर या सेंटीमीटर? कौन सा यूनिट बड़ा, मीटर या सेंटीमीटर? सर मीटर ही बड़ा है ना। तो देखो, ये मीटर बड़ा यूनिट है, तो इसके पास जो डिजिट है ना वो छोटा है, 1। समझ में आया? सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, तो इसके पास जो डिजिट है ना 100 वो बड़ा है। फील आ रहा है क्या? इज इट क्लियर? तो ये चीज ध्यान में रखना। न्यूमेरिकल वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/u, अदरवाइज न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। ऐसा भी आप बोल सकते हो। इसको स्टार करके लिख देना, वेरी वेरी मोस्ट IMP। कई बार आप अटक जाओ, आपको पूछेंगे 1 mm इज इक्वल टू ब्लैंक मीटर क्यूब। ओके, 1 mm मीन्स मिलीमीटर, वो आगे आएगा। ठीक है, तो ये चीज वहां पे ध्यान रखना। जिसका यूनिट बड़ा उसके पास डिजिट छोटा होना चाहिए। जिसका यूनिट बड़ा उसके पास क्या छोटा होना चाहिए? डिजिट छोटा होना चाहिए। वेरी वेरी मोस्ट IMP। यूनिट कन्वर्जेशन जब हम पढ़ेंगे तब ये चीज हमारे काम आएगी। इज इट क्लियर?
ओके समझ में आ रहा है कैसे मेजरमेंट करते हैं? ओके सर, सब कुछ हमें समझ में आ गया, चलो मेजरमेंट करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी ये भी वर्ड हमने माइंड में डाल दिया, लेकिन ये फिजिकल क्वांटिटी व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? अरे जो भी चीज़ हमें मेजर करने में काम आती है वो फिजिकल क्वांटिटीज होती है। देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज, यस्टरडे हम लोगों ने डिस्कशन किया था। ओके सर, ओके। आपने सर फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में तो कल डिस्कशन किया था, लेकिन यूनिट के बारे में डिस्कशन नहीं किया था, तो आज करते हैं। आओ यूनिट। सर ये यूनिट क्या है? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को आपको मेजर करना है तो उसको कुछ नाम देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? सपोज मैं मेरा वेट मेजर करने जा रहा हूं, तो वेट किस में मेजर करेंगे? केजी में मेजर करेंगे, लीटर में मेजर करेंगे, टेम्परेचर में मेजर करेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में मेजर करेंगे, इंटेंसिटी में मेजर करेंगे, किस में मेजर करेंगे? इज इट क्लियर? तो सर सीधी सी बात है, आप अपना वेट करने जा रहे हो तो वो केजी में ही मेजर होगा, तो सीधी सी बात है मास का यूनिट क्या बन गया? केजी। ठीक है, तो ये जो यूनिट्स होते हैं ना, वो यूनिट्स कैसे होने चाहिए उसके बारे में, और फिजिकल यूनिट किसको बोलेंगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो यहाँ पे फिजिकल यूनिट्स, द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज चूजन टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। ठीक है, सेम काइंड, ये ध्यान में रखना, फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। जो भी फिजिकल क्वांटिटीज को हमें मेजर करना है उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके, उसको स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटीज के साथ कंपेयर करके जो हम मेजरमेंट करते हैं उसको हम बोलेंगे मेजरमेंट। और द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को हम जो चूज करते हैं, ओके सपोज मुझे समझो ऑयल है, ऑयल को मेजर करना है, तो ऑयल के लिए स्टैंडर्ड क्या है उसको मैं चूज करूंगा। समझ में आ रहा है? सपोज टेम्परेचर मुझे मेजर करना है, तो टेम्परेचर के लिए स्टैंडर्ड क्या है वो मैं पसंद करूंगा। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर आपको मेजर करना है और आप फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हो मीटर, और टेम्परेचर और मीटर का कोई रिलेशन ही नहीं है। मैंने कल बताया था आपको, देयर आर जैसे 26 अल्फाबेट्स है वैसे देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, तो वहां से आपको प्रॉपरली चूज करना आना चाहिए कि हाँ इसके लिए यही सही है, इसके लिए यही सही है, इसके लिए यही सही है। ठीक है, ओके ओके सर लेकिन हम लोगों ने है ना बहुत सारे नाम सुन रखे हैं। सपोज हमें मेजर करनी है लेंथ, तो लेंथ के लिए तो एक फुट भी यूज होता है, एक मीटर भी यूज होता है, एक सेंटीमीटर भी यूज होता है। ठीक है, तो सर इसमें से कौन सा यूज करें? ओके, तो बच्चों जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है वहां पे देर आर 4 सिस्टम। उसमें एक सिस्टम है एफपीएस, एफपीएस का मीनिंग होता है फुट, पाउंड, सेकेंड। दूसरी सिस्टम है सीजीएस, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। तीसरी सिस्टम है एमकेएस, एमकेएस, एम का मीनिंग होता है मीटर, के का मीनिंग होता है किलो, एस का मीनिंग होता है सेकेंड। और चौथी सिस्टम है एसआई। ओके, एसआई सिस्टम है वो स्टैंडर्डली एक्सेप्टेबल सिस्टम है। ये इसके बाद का टॉपिक है। अभी हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि यूनिट वो कैसा होना चाहिए, यूनिट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए। सर यूनिट, आपने कभी ऐसा देखा है कि आप यहाँ पे कपड़े खरीदते हो तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और अमेरिका में जाओ 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर? देखा है क्या ऐसा? नहीं ना। ओके, अफ्रीका में जाओ 1 मीटर इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर? देखा है क्या? नहीं ना। ओके, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि ये जो यूनिट होता है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल। कहीं पे भी जाओ, ऑल ओवर वर्ल्ड में आप कहीं पे भी जाओ, 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 100 सेंटीमीटर। ये इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये ध्यान में रखना। सेकेंड थिंग, ये जो यूनिट है विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर, इट मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू फिजिकल एनवायरनमेंट, उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो ये अभी मौसम बहुत अच्छा है, गर्मी का मौसम है, सोचो तो ये लेंथ ऑफ द रोड था, उसमें हम लोगों ने लिया कि भाई इतना लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। बाद में वो गर्मी की सीजन में क्या हो गया, वो पिघल गया, लंबा हो गया, तो 1 मीटर थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसका मीनिंग क्या होता है, जो यूनिट है उसकी फिजिकल जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर कोई इफेक्ट होनी नहीं चाहिए। इज इट क्लियर? थर्ड थिंग, ये जो यूनिट है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होना चाहिए। सर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम का मीनिंग क्या होता है? अरे मॉर्निंग में 1 मीटर इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर,
नून में 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और इवनिंग में 1 मीटर इज इक्वल टू 110 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं आना चाहिए, अदरवाइज एक ईयर चलो हम 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर रखते हैं, उसके बाद हम 1 मीटर इज इक्वल टू 1110 रख देंगे, ऐसा भी नहीं। मीन्स ये जो यूनिट है वो कैसा होना चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसमें चेंज आना नहीं चाहिए। दिस वन इज अनदर थिंग। वी ऑल्सो सेड दैट यूनिट शुड बी वेल डिफाइंड, वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मीनिंग समझते हो क्या? वेल डिफाइंड का मीनिंग ओके, आप कहीं पे भी कपड़ा लेने जाते हो, तो मैं कपड़े का एग्जांपल इसलिए देता हूँ कि सीधा माइंड में बैठ जाता है, ठीक है? कि हम थोड़ी ना ऐसा बोलते हैं भाई कि 1000 mm का कपड़ा दे, हम क्या बोलते हैं 1 मीटर का कपड़ा दे। इज इट क्लियर? यूनिट शुड बी वेल डिफाइंड, वो इजीली डिफाइंड होना चाहिए ताकि सामने वाले को समझ में आ सके। इज इट क्लियर? हाँ सर, मैं एक बार किराने की दुकान पे गया, मैंने बोला मुझे पाई केजी तेल दे दे, पाई केजी। कितना तेल दे दे? पाई केजी। अरे बच्चा, तू साइंस पढ़ता है, तेरे को पता होता है पाई इज इक्वल टू 3.14 होता है, वो थोड़ी ना साइंस पढ़ा है। समझ में आ रहा है? तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी अच्छी होनी चाहिए और जो यूनिट है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। समझ में आया? अगर वो पाई इज इक्वल टू 1 kg समझ गया तो आपको लॉस होगा ना। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? तो ये चीज़ ध्यान में रखना। ओके, एक बार क्या हुआ, देखो यहाँ पे पहले तो क्या होता था कि राजा की चलती थी, किंग जो अपने प्रदेश का राजा वो बोलता था उस हिसाब से ही होता था, ठीक है? तो देखो यहाँ पे सपोज ये हमारा इंडिया का राजा था, ये उसका जूता है, वो बोला दिस लेंथ इज इक्वल टू 1 फीट। ये कितना है? दिस लेंथ इज इक्वल टू 1 फीट, ठीक है? ओके, सभी हमारे जो इंडिया वाले थे उसने मान लिया दिस लेंथ इज इक्वल टू 1 फीट। ओके, उसके बाद चाइना वाला आया, तो चाइना का पैर तो बहुत छोटा होता है, वो बोलता है इतना इज इक्वल टू 1 फीट, तो चाइना ने मान लिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद चाइना वाला हमारे यहाँ पे ज़मीन खरीदने को आया। ओके, उसको बिजनेस करना होगा, ज़मीन खरीदने को आया, ठीक है? तो लॉस किसका होगा, इसका या इसका? किसका लॉस होगा? अरे इसका लॉस होगा ना, इसका छोटा पैर इज इक्वल टू 1 फीट। इसका मीनिंग क्या होगा कि हमारा 1 फीट वो उसका 3 फीट होगा। ओके, तो हमें तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। ओके, तो बाद में डिसाइड किया गया कि भाई ये जो यूनिट है ना वो अनडिस्ट्रक्टेबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अनडिस्ट्रक्टेबल। ऐसा नहीं कि सभी जगह पे यहाँ पे इतना 1 फुट, यहाँ पे इतना 1 फीट, सभी जगह पे वो 1 फीट का मीनिंग 3 पॉइंट समथिंग होता है, वो सेम ही होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो ये सभी यूनिट्स की क्या है, प्रॉपर्टीज है कि यूनिट ऐसा होना चाहिए, यूनिट्स की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमारे माइंड में रहनी चाहिए। अरे समझ में आ रहा है क्या? इज इट क्लियर? आइए चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फिजिकल यूनिट, द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज चूजन टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड फिजिकल यूनिट्स। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इट शुड बी वेल डिफाइंड, it should be convenient in size, no change with time, easily reproducible, indestructible, not be affected by change in physical condition and internationally acceptable। ये कैसा होना चाहिए? internationally acceptable। देखो यहाँ से आपको अगर बोर्ड में क्वेश्चन पूछे तो पूछ सकते हैं डिफाइन द फिजिकल यूनिट्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है? फिजिकल यूनिट्स और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करिए, तो दिस वन इज योर आंसर। अरे समझ में आया क्या? इज इट क्लियर? यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी, यूनिट बड़ा, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी तो यूनिट छोटा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्लीज पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके, आइए अभी हम लोगों ने देखा कि यूनिट कैसा होना चाहिए, ठीक है? तो पहला था यूनिट शुड बी वेल डिफाइंड, ठीक है? और यूनिट है वो अनडिस्ट्रक्टेबल होना चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होना चाहिए, फिजिकल एनवायरनमेंट की उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, और इंटरनेशनली वो क्या होना चाहिए, इंटरनेशनली वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है? आइए चलिए, हम लोगों के पास 7 फिजिकल क्वांटिटीज तो थी ही, अभी वो 7 फिजिकल क्वांटिटीज की फिजिकल यूनिट्स क्या रहेंगे, ठीक है? तो वो यूनिट्स, तो पहले तो डिफरेंट मेथड आई, फ्रेंच मेथड आई और ब्रिटिश मेथड आई, ठीक है? तो यहाँ पे
ये जो दो मेथड है सिस्टम ऑफ यूनिट को मेजरमेंट करने के लिए जो मेथड थी उसमें फर्स्ट मेथड थी CGS। ये फ्रेंच सिस्टम है। कौन सी सिस्टम है? फ्रेंच सिस्टम। C का मीनिंग होता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, फ्रेंच सिस्टम, ठीक है। उसके बाद आया FPS में क्या होता है? फुट, पाउंड, सेकेंड, ठीक है। और उसके बाद आया MKS में क्या होता है? मीटर, केजी, सेकेंड। लेकिन ये सभी में प्रॉब्लम क्या था पता है? ये तीनों सिस्टम में आप क्या मेजर कर सकते हो? सेंटीमीटर, फुट और मीटर मीन्स लेंथ मेजर कर सकते हो। इसमें क्या मेजर कर सकते हो? ग्राम, पाउंड और केजी मीन्स मास मेजर कर सकते हो। और इसमें क्या मेजर कर सकते हो? टाइम। ओके, तो इन तीनों सिस्टम में सिर्फ 3 फिजिकल क्वांटिटीज जो फंडामेंटल थी उससे हम इसका यूज करके कई ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज थी जिसको हम मेजर नहीं कर सकते थे। एग्जाम्पल के तौर पे टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, करंट, ठीक है। तो करंट को मेजर करना है तो कौन सी क्वांटिटी काम आएगी? कोई भी नहीं। इज इट क्लियर? तो इसके लिए क्या हुआ? इन द ईयर 1960 एक कमेटी की बैठक हुई। ओके, इसको हम बोलते हैं 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मास। याद रखना, 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मास, ये कमेटी की बैठक हुई। उस बैठक में इन लोगों ने एक नया सिस्टम इंप्लीमेंट किया। दिस वन इज SI सिस्टम। इसको हम क्या बोलते हैं? SI सिस्टम। क्या बोलते हैं? SI सिस्टम। SI सिस्टम का मीनिंग होता है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI सिस्टम। ये कमेटी ने एक जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज की, खुद की 7 फिजिकल क्वांटिटीज की, उसका यूनिट डिफाइन किया। और ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल है। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके पूरे फिजिक्स का आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, वो चाहे डिराइव्ड हो चाहे फिजिकल मीन्स के फंडामेंटल हो, उसका आपका यूनिट डिफाइन करना है तो आप कर सकते हो। देर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। उसके अलावा इसने 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बाद में रिप्रेजेंट की। दिस वन इज रेडियन एंड स्टीरेडियन, ठीक है। उसके यूनिट होते हैं एंगल के लिए। किसके लिए? वो 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थी, वो भी हम बाद में देखेंगे। लेकिन देर आर 7 फंडामेंटल प्लस 2 सप्लीमेंट्री। ओके, तो इसके यूनिट्स ये लोगों ने, देखो फिजिकल क्वांटिटीज चीज अलग है, उसके यूनिट चीज अलग है। क्वांटिटीज तो क्वांटिटीज है, लेकिन क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए जो चीज होती है उसको हम बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं? यूनिट। आइए तो देखो यहाँ पे ये तो था ही, लेकिन ये जो था CGS, FPS, MKS, वो बाकी की 4 टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये 4 फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए ये जो यूनिट चाहिए वो इसमें शामिल नहीं थे। तो इसके बाद बहुत ही बड़ा मॉडिफिकेशन हुआ यूनिट में, और कौन सा आया? ये SI यूनिट आया। इज इट क्लियर? समझ में आया? ओके, कौन बाप बन गया अभी? पहले बोलते थे, ये बोलता था मैं, ये बोलता था मैं किंग, ये बोलता था मैं किंग, ठीक है। बाद में 1960 में SI कमेटी बैठी, उन लोगों ने बोला तुम अपनी जगह पे रहो, अभी तो ये किंग बनने वाला है फिजिक्स में। समझ में आया? दिस आर द 7 फिजिकल यूनिट्स एंड दिस आर द 7 फिजिकल क्वांटिटीज आर द किंग इन फिजिक्स। अभी इसका यूज करके आप फिजिक्स की कोई भी क्वांटिटीज को डिफाइन कर सकते हो। इज इट क्लियर? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो यहाँ पे देखो बेसिक यूनिट्स, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल। यह है फिजिकल क्वांटिटीज और यह है इसके SI यूनिट। क्या है? SI यूनिट। SI यूनिट, SI का मीनिंग पता चला? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। ओके, देखो लेंथ के लिए हमने यूज़ किया मीटर, मास के लिए यूज़ किया kg, टाइम के लिए यूज़ किया सेकेंड, टेम्परेचर के यूज़ किया केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ल्यूमिनेशन ऑफ इंटेंसिटी कैंडेला एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ओके, तो सर ये डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है? डिराइव्ड का मीनिंग क्या होता है कि बाय यूजिंग फंडामेंटल हम नई फिजिकल क्वांटिटी और नया फिजिकल यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं। देखो फिजिकल क्वांटिटी, ये क्वांटिटी है जिसमें लेंथ आए, मास आए, टाइम आए, टेम्परेचर आए, ये क्वांटिटी है, ये इसके यूनिट है। सर एक एग्जाम्पल दे के बताओ तो समझ में आए। आइए चलिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ, सिंपल सा। देखो आप सभी लोग पढ़ चुके हो स्पीड। स्पीड का मीनिंग क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इज इट क्लियर?
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो यहाँ पे ये जो नई क्वांटिटी बनी, दिस वन इज फिजिकल क्वांटिटी। ये स्पीड क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। अगर आप इसका यूनिट देखने जाओगे तो डिस्टेंस, डिस्टेंस किस में मेजर होता है? तो लेंथ में। लेंथ का यूनिट क्या बनता है? मीटर। तो इसका यूनिट बन गया मीटर अपॉन टाइम। टाइम किस में मेजर करते हैं? सेकंड। तो ये बन गया सेकंड। समझ में आया? ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, ये डिराइव्ड फिजिकल यूनिट है। दोनों में समझना, ये क्वांटिटी है, ये यूनिट है। इज इट क्लियर? आप लोगों ने एक और सुन रखा है, सर फोर्स F इज इक्वल टू M इंटू ए। ओके, तो सर फोर्स को तो हम न्यूटन लिखते हैं, लेकिन इसका एसआई यूनिट क्या रहेगा? कभी भी पूछा एसआई यूनिट, ये चीज ध्यान में रखना, एसआई यूनिट ये फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, ये फॉर्म में एसआई यूनिट लिखते हैं, ये चीज ध्यान में रखना। तो एसआई यूनिट क्या होगा? तो एसआई यूनिट देखो यहाँ पे मास किस में मेजर करेंगे हम? केजी में सर मेजर करते हैं मास। ओके, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देख सकते हो आप, देखो केजी भी आ गया, मीटर भी आ गया, सेकेंड भी आ गया। ओके, तो ये हमारा बन गया एसआई यूनिट फॉर फोर्स। अरे समझ में आ रहा है बच्चा? जो भी यूनिट बनाओगे पूछेंगे एसआई यूनिट, तो एसआई में ध्यान रखना ये चीज़ें एसआई यूनिट में आनी चाहिए। दैट्स इट, खेल खत्म। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड तो लॉट्स ऑफ है, बहुत सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज है, बहुत सारी। फिजिक्स में जैसे ही हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे नई नई क्वांटिटीज़ आती जाएगी, वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होगी, और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में हम फंडामेंटल में उसको ट्रांसफ़र भी करना सीख लेंगे। इज़ इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? समझ में आया? ओके, तो प्लीज़ पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। इसमें देखो दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, जिसमें मैंने आपको बोला था, एक है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। ये प्लेन एंगल होता है वो 2D के लिए होता है, और सॉलिड एंगल होता है वो 3D के लिए होता है, एंगल मेजरमेंट करना हो तो, ठीक है? क्योंकि यहाँ से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ का अगर एंगल मेजरमेंट करना है तो नहीं देख पाएंगे, ठीक है? तो उन लोगों ने बाद में डिस्कशन करके दो सप्लीमेंट्री यूनिट भी यहाँ पे एंटर करवा दिए। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखो यहाँ पे सपोज ये कोई स्फीयर है, ये देखा कोई सर्कल है, ठीक है? तो कोई पार्टिकल यहाँ पे होगा, मुझे इतना डिस्टेंस मेजर करना है, तो इसको हम बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क। दिस वन इज रेडियस और दिस एंगल इज थीटा। तो यहाँ पे देखो एक नया यूनिट आ रहा है, रेडियन। इसके बारे में मैं बेसिक मैथ्स में आपके साथ डिस्कशन कर चुका हूँ, ठीक है? अगर नहीं देखा तो पहले वो वीडियो लेक्चर देख लेना। थीटा को आप पहले डिग्री में ही मेजर करते थे, यहाँ पे हम थीटा को किस में मेजर करेंगे? रेडियन में मेजर करेंगे। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बनता है, ये एंगल इज इक्वल टू व्हाट? तो एंगल इज इक्वल टू, इट इज द रेशियो ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस का जो रेशियो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? थीटा। और ये थीटा का आंसर ऑलवेज रेडियन में आएगा, ये चीज नोट करके लिख लेना। थीटा इज इन ऑलवेज रेडियन। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगल? रेडियन। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ थीटा? रेडियन। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ थीटा? रेडियन। थीटा का एसआई यूनिट क्या होगा? रेडियन होगा, ये चीज ध्यान में रखना। और सॉलिड एंगल, देखो यहाँ पे कोई एक स्फीयर, ऐसा गोला है, गोला। अरे सोचो, वाटरमेलन देखा है क्या? तो वाटरमेलन का मैंने ऊपर का थोड़ा पार्ट कट किया और निकाल लिया, तो ये रहा। देखो वाटरमेलन का पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर का पार्ट है, और इतना कटिंग करके देखो ये अंदर का पार्ट है, निकाल लिया मैंने बाहर। तो वाटरमेलन होता है वो 3D में होता है क्या? ठीक है? तो अगर मुझे वाटरमेलन का एंगल, कितने एंगल पे मुझे कट किया, ये एंगल निकालना है, ओके? तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? सॉलिड एंगल इज इक्वल टू सरफेस एरिया, मीन्स ये जो सरफेस एरिया है वो सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। वेरी वेरी मोस्ट IMP, सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ये है हमारा सॉलिड एंगल का फॉर्मूला। इसका यूनिट रहता है टी रेडियन। इसका यूनिट क्या रहता है? यूनिट देखो, इसका यूनिट रेडियन रहता है, इसका यूनिट रहता है टी रेडियन, ये ध्यान में रखना। मोस्ट IMP, टी रेडियन, ठीक है? इसका यूनिट क्या रहेगा? टी रेडियन, ओके? इसके लिए देखो, अगर प्लेन एंगल की बात कर रहे हो तो प्लेन एंगल में पूरा सर्कल कंप्लीट होगा। कब कंप्लीट होगा? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। और अगर आप सॉलिड एंगल की बात कर रहे हो तो यहाँ पे आएगा थीटा इज इक्वल टू 4 पाई। ये चीज़ ध्यान में रखना। इज इट क्लियर? समझ में आया? ओके, सो प्लीज पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके सर जी, अभी हम लोगों ने देखा SI यूनिट्स,
ठीक है। तो ऐसा यूनिट चलो सर हम लोगों ने एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन एक्सेप्ट करने के पीछे हमारा कुछ फ़ायदा भी होना चाहिए, तब भी हम एक्सेप्ट कर पाए। ओके, कुछ चीज़ें जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो सीधी बात है हम उसके पीछे का बेनिफिट्स भी देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ एसआई यूनिट। एसआई यूनिट के एडवांटेजेस क्या है? तो पहले तो ये है कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट का मीनिंग क्या होता है कि जब भी हम कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी फाइंड करने जाते हैं तो फंडामेंटल का सिंपल या तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे या तो एडिशन करेंगे। मैंने अभी आपको बताया स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू, देखो डिवीजन किया हम लोगों ने, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? तो या तो आप मल्टीप्लिकेशन करके या तो आप डिवीजन, एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं आएगा। ओनली इजीली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करके बाय यूजिंग फंडामेंटल क्वांटिटी आप डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट्स डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। ये इसका मेन एडवांटेज है। सेकेंड इसका एडवांटेज क्या है? रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसका मीनिंग क्या होता है? देखो, इन एमकेएस सिस्टम, इन सीजीएस सिस्टम, इन एफपीएस सिस्टम, एनर्जी के डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स रहते हैं। समझ में आ रहा है? कई बार एनर्जी का यूनिट्स, हीट एनर्जी का यूनिट्स कैलोरी यूज़ होता है इन सीजीएस सिस्टम, ठीक है। जब भी एसआई सिस्टम में जूल यूज़ होता है, और कई बार हम लोग कैलोरी का यूनिट इलेक्ट्रिकल की लैंग्वेज में देखें तो वहाँ पे किलो वॉट आर यूज़ होता है। देखो ये सभी है एनर्जी के फॉर्म ही, ठीक है, लेकिन इसके यूनिट्स डिफरेंट डिफरेंट है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, इंटरनेशनली एसआई यूनिट में उसको नाम दे दिया जूल। जूल इज फाइनल। इज इट क्लियर? तो इसका मीनिंग ये होता है कि ये रेशनेबल सिस्टम ऑफ यूनिट। आप कुछ भी कर लो, एसआई में एनर्जी का यूनिट एक ही रहेगा, कोई डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हम उसको, एसआई यूनिट की बात कर रहा हूँ, एसआई में हम उसको डिफरेंट फॉर्म में नहीं लिखेंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, ये बहुत ही बढ़िया है, मैट्रिक सिस्टम। कौन सी सिस्टम? मैट्रिक सिस्टम। देखो यहाँ पे मैट्रिक सिस्टम का मीनिंग क्या होता है, अगर आपको कोई भी यूनिट को डिफरेंट, एक ही यूनिट को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो आप 10 के पावर में कर सकते हो। एग्जाम्पल सर, आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो 10 की पावर 200 होती है क्या? अगर आपको मिलीमीटर में लिखना है तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10 क्यूब। 10 क्यूब का मीनिंग 1000 होता है क्या? तो यहाँ पे लिख सकते हो 10 क्यूब mm। अरे समझ में आ रहा है क्या? इज इट क्लियर? ओके, आपको अगर मेगा, एक नया वर्ड आएगा, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ, मेगा लिखना है तो आप लिख सकते हो 10⁶। इज इट क्लियर? ओके, तो ये सभी 10 की पावर में आप एसआई यूनिट्स के डिफाइन कर सकते हो। ये इसका मेन बेनिफिट है। ओके, एंड नेक्स्ट वन, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। ये तो हमें पता है, ये जो सिस्टम्स है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। तो ये इसके 4 एडवांटेजेस है, इसकी वजह से हमने एसआई यूनिट को अडॉप्ट कर लिया। ये बहुत ही बढ़िया है फिजिक्स को समझने के लिए, तो हमने बोला चलो इसके एडवांटेजेस भी अच्छे हैं, आइए चलिए हम और आप मिलकर स्टार्ट करते हैं। ऐसा सब लोगों ने कमेटी में डिस्कशन कर लिया। ओके, तो एसआई यूनिट को डिफाइन करने के लिए कुछ इसके रूल्स है जिसको हमें फॉलो करना होगा। तो रूल नंबर 1 इज दैट, देखो यहाँ पे स्मॉल लेटर्स यूज्ड फॉर सिंबल। ध्यान रखना, अगर किसी भी एसआई यूनिट को डिफाइन करना है तो स्मॉल लेटर का यूज करना। केजी लिखना है तो ऐसे लिखना केजी, ऐसे बड़ा के और बड़ा जी ऐसे मत लिखना, दिस वन इज रॉन्ग। समझ में आया क्या? ओके, मीटर लिखना है तो ऐसे मत लिखना, मीटर ऐसे लिखना स्मॉल एम। इज इट क्लियर? तो ये चीज़ ध्यान में माइंड में डालना, रूल्स आर इंपॉर्टेंट, फिजिक्स में ये रूल्स भी बहुत काम आएंगे। नेक्स्ट वन इज सिंबल्स आर नॉट फॉलोड बाय अ फुल स्टॉप। किसी भी सिंबल के पीछे फुल स्टॉप मत करना, ऐसे मत लिखना केजी डॉट, ओके, मीटर डॉट, फुल स्टॉप नहीं लिखते हम लोग सिंबल के पीछे। तो ये इसका रूल नंबर 2 था। रूल नंबर 3 इज दैट द फुल नेम ऑफ द यूनिट ऑलवेज बिगिन विथ अ स्मॉल लेटर। सपोज आप मीटर लिखते हो तो ऐसे मत लिखना मीटर, मीटर, मीटर स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट करना। मीटर, सर मेरा ये बड़ा वाला ही स्मॉल है, लेकिन उसको थोड़ी ना पता है आपका बड़ा वाला ही स्मॉल लेटर, ठीक है, तो आगे ऐसा थोड़ा कर देना। ये लेवल सेम रहना चाहिए। कहने का मीनिंग क्या है, स्मॉल लेटर में लेवल क्या रहता है, सेम रहता है। इज इट क्लियर? ये एक चीज़ ध्यान में रखना। नेक्स्ट वन, सिंबल डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। ठीक है, सिंबल को हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये एक चीज़ भी ध्यान में रखना। ओके, सो दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ एंड दिस आर द रूल्स फॉर एसआई यूनिट्स। इज इट क्लियर? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन।
ओके आइए चलिए, बहुत ही सुपर, बहुत ही डासू, बढ़िया जकास टॉपिक है ये वाला, ये हमें याद रहना चाहिए। बहुत ही बढ़िया है ये वाला टॉपिक। एब्रीविएशन सिंस पावर ऑफ 10। ओके, एब्रीविएशन सिंस पावर ऑफ 10, इसका मीनिंग क्या होता है? जब भी हम फिजिक्स में कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो सोचो हमारा आंसर बहुत बड़ा आ गया, सोचो कि हमारा आंसर ऐसा आया 1 2 3 6 9 8 7 ऐसा आंसर आया, ठीक है, इतना kg, ठीक है। तो इतना लंबा आंसर हम लोग नहीं लिखते, उसको हम पावर के मल्टीपल में लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं? पावर के मल्टीपल में। तो जो भी पावर के मल्टीपल में होता है उसको डिफाइन करने के लिए हमने एक मेथड, ये लोगों ने ऐसा ही जो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद ये लोगों ने एक मेथड दिया, ठीक है, एब्रीविएशंस ऑफ पावर। देखो यहाँ पे ये है वो 10 के मल्टीप्लिकेशन में है, ये आप जानते हो। देखो यहाँ पे अगर 10 की पावर 3 आती है तो आप क्या लिखते हो? किलो लिखते हो ना। ओके, एक दूसरा कौन सा जानते होंगे आप? ये रहा, ये भी जानते होंगे। देखो अगर 10 की पावर -2 आती है तो आप लिखते हो सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है? सेंटीमीटर पता है ना कि नहीं पता है? सेंटीमीटर नाम जानते हो ना, ऐसे लिखते हो ना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर। ये सब इक्वल टू आप मीटर में लिख सकते हो। इज इट क्लियर? समझ में आया? आइए चलिए इसको हम देखो, यूनिट कन्वर्जेशन के लिए ये टॉपिक बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। आइए कब यूज़ करेंगे? जब 10 की पावर, जब हमारा आंसर कैलकुलेशन के दरमियान बहुत बड़ा आएगा, अदरवाइज बहुत छोटा आएगा। बहुत छोटे का मीनिंग क्या होता है? 0.00089 समथिंग आया, तो उसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये प्रीफिक्स का यूज़ करेंगे, इस सिंबल का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आइए चलिए, अगर 10⁻18 लिखा तो उसका मीनिंग होता है एक्सा। अगर आपको ऐसा दिया है कि 1 एक्सा मीटर, तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या होता है इसका आंसर? 1 एक्सा मीटर। 1 एक्सा मीटर इज इक्वल टू व्हाट? 10⁻18 मीटर। अरे समझ में आया क्या? बिकॉज एक्सा इज इक्वल टू क्या होता है? 10⁻18। तो 1 एक्सा मीटर इज इक्वल टू 10⁻18 मीटर। समझ में आ रहा है? 10⁻15 तो पेटा, 10⁻12 तो टेरा, 10⁻9 तो गीगा, 10⁻6 तो मेगा, 10⁻3 तो किलो। समझ में आ रहा है? आप लिखते हो ना ऐसे 1 किलोमीटर, तो किलो, तो के की जगह पे क्या लिख सकते हो आप? के की जगह पे रिप्लेस कर दो 10 क्यूब, तो यहाँ पे आएगा 10 क्यूब और ये बच गया मीटर। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 क्यूब मीटर। अरे इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया? देखो यहाँ पे 10⁻² सेंटीमीटर, तो यहाँ पे देखो 1 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर की जगह पे क्या रिप्लेस कर दो? 10⁻², तो ये बन गया आपका 10⁻² मीटर। इजी है क्या? मज़ा आ रहा है? ओके आइए और करते हैं। देखो यहाँ पे माइक्रो, तो यहाँ पे देखो 1 माइक्रोमीटर, तो माइक्रो इज इक्वल टू क्या बनता है? 10⁻⁻6, तो लिख दो 10⁻⁻6 और बाद में क्या लिख दो? मीटर। खेल खत्म। और सर ये तो बहुत ही बड़ा मज़ेदार है, मज़ा आ रहा है। तो आप इस हिसाब से कर सकते हो, जो भी यहाँ पे लिखा है उसकी जगह पे न्यूमेरिकल, उसकी जो वैल्यू है वो डाल के कर सकते हो। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? कोई प्रॉब्लम? तो ये कब आएगा हमें? तो पहले ये याद होना चाहिए। तो याद रखना 10⁻18 इज इक्वल टू एक्सा, 10⁻15 इज इक्वल टू पेटा, 10⁻12 इज इक्वल टू टेरा, 10⁻9 इज इक्वल टू गीगा, 10⁻6 इज इक्वल टू मेगा, 10⁻3 इज इक्वल टू किलो, 10² इज इक्वल टू हेक्टा, 10⁻1 इज इक्वल टू डेका। ये इसके सिम्बॉल्स है, ये सिम्बॉल्स यूज़ करेंगे, ठीक है। 10⁻1 डेका, सॉरी डेसी, 10⁻2 सेंटी, -3 मिली, -6 माइक्रो, ये माइक्रो का सिंबल है म्यू, 10⁻9 नैनो, नैनो का सिंबल है एन, 10⁻12 पिको, पिको का सिंबल है पी, 10⁻15 उसका सिंबल है फेम्टो और 10⁻18 इसका सिंबल है एटो। इज इट क्लियर? प्रीफिक्स एटो, सिंबल ए। ओके सर कैसे याद रखे इतना सारा? बहुत डिफ़िकल्ट टास्क आपने दे दिया सर, कुछ करो सर, वरना हम तो मर जाएंगे, कैसे याद रखेंगे ये वाला? ओके चलो कुछ करता हूँ मैं भी। एक मैं करता हूँ, लेकिन आपको 2 चीज़ करनी होगी, एक ये और ये दोनों आप रट्टा मार के याद रख दो। समझ में आया? 10⁻18 एक्सा एंड 10⁻15 पेटा, 10⁻18 एक्सा, 10⁻15 पेटा, ये दोनों आपको याद रखना है भाई, मैं याद नहीं रखूँगा, ठीक है। 10⁻18 एक्सा, 10⁻15 पेटा, हो गए क्या याद? अभी देखो कहाँ से कहाँ जाना है,
पॉजिटिव 18 से लेके नेगेटिव 18 तक मुझे जाना है। कहाँ से कहाँ जाना है? पॉजिटिव 10 की पावर पॉजिटिव 18 से लेके नेगेटिव 18 तक मुझे जाना है। इज इट क्लियर? तो मैंने क्या किया, देखो 10 की पावर में 3 तक 3 डिक्रीज करो। देखो 18 में से 3 गया 15, इसमें 3 गया 12, 3 गया 9, 3 गया 6, 3 गया 3। इज इट क्लियर? अभी यहाँ से 2 1 पे आ जाओ। कहाँ पे आ जाओ? 2 1 पे। ठीक है, फिर से यहीं से सभी रिपीट करो विथ नेगेटिव साइन। देखो 10 रेज़ टू -1, 10 रेज़ टू -2, 10 रेज़ टू -3, 10 रेज़ टू -6, 10 रेज़ टू -9, 10 रेज़ टू -12, 10 रेज़ टू -15, 10 रेज़ टू -18। ओके, समझ में आया? सर इसमें क्या आपने बड़ी बात की? वो तो मैंने भी ऑब्जर्व किया था कि आपने ऐसे लिखा है। वो कुछ और बताओ, और तो मज़ा आएगा। अरे देखो और भी बताता हूँ, रुको तो सही बच्चा। देखो कैसे याद रखेंगे। मैंने सभी के फर्स्ट 2 या ओनली फर्स्ट लेटर को याद कर लिया। देखो ये TE, GI, ME, की, DE, DE, E। ओके, यहाँ से मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बना लिया। आप भी ये याद रख लेना, अच्छा रहेगा। टेगी में की हे डे से मी माँ। मैं यहाँ पे माँ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे माइक्रो आ रहा है। से मी माँ ने इसलिए बोल रहा हूँ, इसमें शूट हो रहा है ने। पी फैम ए। इज इट क्लियर? अगेन एक बार देखो यहाँ पे, टेगी में की हे डे से मी माँ ने पी फैम है। एक गाली जैसा लग रहा है लेकिन याद रखने के लिए अच्छा है। ठीक है, गाली समझ के याद मत रखना, ठीक है, अच्छी तरह से याद रखना क्योंकि याद रह जाएगा। इज इट क्लियर? पावर कहाँ से कहाँ जाती है वो ध्यान में रखना। 10 रेज़ टू 12 से यहाँ से स्टार्ट मत करना क्योंकि ये दोनों तो हम लोगों ने याद रख लिया ऑलरेडी, एक्सा और पेटा। एक्सा मीन्स 10 रेज़ टू 18, पेटा मीन्स 10 रेज़ टू 15। इज इट क्लियर? ओके, टेगी में की याद रखो, 15 बार 20 बार रोज बोलो। टेगी में की हे डे सेमी माने पीफे में, टेगी में की हे डे सेमी माने पीफे में, टेगी में की हे डे सेमी माने पीफे में। ओके, और 10 रेज़ टू पावर से कहाँ तक ले जाओ? 10 रेज़ टू -18 तक। फाट यूं बन जाएगा आपका। समझ में आ रहा है क्या? इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? समझ में आया? कुछ भी पूछे हमारा आंसर आ जाना चाहिए। देखो हमें ऐसा पूछा, 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू व्हाट? सर फेम्टो पी फैम ए सेकेंड लास्ट 10 रेज़ टू -15 आना चाहिए। यस, 1 × 10 रेज़ टू -15। अरे 1 × 10 रेज़ टू -15 करोगे ये खुद आएगा और ये बन गया हमारा मीटर। अरे समझ में आया? उल्टा भी पूछ सकते हैं, सर 1 मीटर इज इक्वल टू ब्लैंक फेम्टोमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू ब्लैंक फेम्टोमीटर। कोई गल नहीं रे, इसको यहाँ से नीचे लाओ, ये डिजिट है, यहाँ से नीचे आएगा तो 1/1 × 10 रेज़ टू 15, 10 रेज़ टू -15 ऊपर जाएगा तो 10 रेज़ टू 15 बन जाएगा। इज इट क्लियर? ऐसा नहीं हो रहा सर, तो आपको मैंने ये इसीलिए तो बताया, नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, यूनिट। नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, यूनिट। तो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो। फेम्टोमीटर इज छोटा यूनिट तो इसके बाद इसके पास नंबर बड़ा होना चाहिए। मीटर इज बड़ा यूनिट तो इसके पास नंबर छोटा होना चाहिए। यूनिट कन्वर्जेशन आपको आज यही प्रैक्टिस करनी है। यूनिट कन्वर्जेशन, क्या? यूनिट कन्वर्जेशन आज यही प्रैक्टिस करनी है आपको। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? कोई प्रॉब्लम? ओके, तो ये चीज़ याद रखनी है और यूनिट कन्वर्जेशन की आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो प्लीज पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके, देखो यहाँ पे सम बेसिक कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, अदरवाइज कोई सम्स भी करेंगे तो हमें कोई प्रैक्टिकल यूनिट का यूज़ करते हैं। तो उसमें पहला है फर्मी को हम बोलते हैं फेम्टोमीटर। देखा था ना 10 रेज़ टू -15, ठीक है। तो इसका यूज़ कहाँ पे होता है? सपोज हमें न्यूक्लियस की साइज फाइंड करनी है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसकी अगर हमें साइज मेजर करनी है तो हम क्या यूज़ करेंगे? फर्मी, मेजर्ड न्यूक्लियस साइज। अदरवाइज छोटे छोटे पार्टिकल्स की साइज, छोटे मीन्स बहुत छोटे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसकी साइज फाइंड करनी है तो हम किसका यूज करेंगे? फर्मी का, ठीक है। और इसका रिलेशन क्या है? 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू -15 मीटर। ओके, रेडियस ऑफ प्रोटॉन और न्यूक्लियस क्या रहती है? 1.2 फेम्टोमीटर, ये ध्यान में रखना। इसके बाद दूसरा है एंगस्ट्रॉन्ग। क्या है? एंगस्ट्रॉन्ग।
एंगस्ट्रॉन्ग का यूज़ कम करेंगे, एंगस्ट्रॉन्ग और नैनोमीटर ये दोनों का यूज़ साथ में होता है। किसी की लाइट होती है ना, लाइट के पास वेवलेंथ होती है, क्या होती है? वेवलेंथ। दिस ऑल आर द डिस्टेंस यूनिट, डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। लाइट, तो लाइट कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? वेवलेंथ होती है लाइट के पास। वेवलेंथ फाइंड करने के लिए हम कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं? आइदर एंगस्ट्रॉन्ग और नैनोमीटर। 1 एंगस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, ये ध्यान में रखना, वेरी वेरी मोस्ट IMP। 1 एंगस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर। देखो ये तो हमारे पास टेबल में आ गया, लेकिन ये नहीं आया है, ये ध्यान में रखना। पूछेंगे 1 एंगस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर, ध्यान में रखना, मोस्ट IMP। 1 एंगस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। अच्छा क्वेश्चन था। और लास्ट वन माइक्रोन। माइक्रोन का मीनिंग होता है माइक्रो, जो हमने देखा माइक्रो, टेगी मेगी हेडेडे सेमी माने, मा जो मा आया माइक्रो, दिस वन इज माइक्रो। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर। इज इट क्लियर? 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर। समझ में आया क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ओके, सो प्लीज pause the screen and note it down. These are the units for some common practical units में इसमें measuring small distance, अगर हमें छोटे छोटे distance find करने हैं तो हम ये वाले units use करेंगे। ध्यान रखना, हाँ, कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स में हमारा पहला टॉपिक था मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंस, छोटा डिस्टेंस फाइंड करना है तो वी विल यूज दिस टाइप ऑफ यूनिट्स। ओके, सो प्लीज पॉज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन।